नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय सिंह आपका GS ट्यूब में स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार का अध्ययन कर चुके। आज हम लोग पढ़ेंगे संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया। अब संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न बनेगा ही नहीं मेंस में। ठीक है, क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, बनेगा ही, बनता ही है। ठीक है, और एक राज्य व्यवस्था के छात्र होने के नाते सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस कानून बनता कैसे है आखिरकार। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो संसद के अनुच्छेद 107 से 111 तक ये दिया गया है, और क्या है अब उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। कोई भी कानून शुरू में विधेयक होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कोई भी कानून शुरुआत में विधेयक होता है। अगर कोई दस्तावेज सबसे पहले किसी भी सदन में लाया जा रहा है, किसी भी सदन का मतलब किसी भी सदन, उसमें जरूरी नहीं है कि लोकसभा, जरूरी नहीं है कि राज्यसभा। मान लीजिए ये लोकसभा है, मान लीजिए ये राज्यसभा है। ठीक है, कोई भी दस्तावेज यहाँ पर लाया जा रहा है, क्या कहलाएगा? शुरुआत में वो विधेयक कहलाएगा। या यहाँ ले जाए, कहाँ, क्या कहलाएगा? विधेयक। और जब दोनों सदन उसको अपेक्षित बहुमत से पारित करते हैं, मतलब अगर विधेयक ऐसा है जो साधारण बहुमत से पारित होने वाला है तो साधारण बहुमत, विशेष बहुमत से पारित होने वाला है तो विशेष बहुमत, वही लिखा हुआ है अपेक्षित बहुमत। अपेक्षित का मतलब यही है, से पारित कर दे। और राष्ट्रपति अगर सहमति प्रदान कर दे, मतलब हस्ताक्षर करते हुए सहमति प्रदान कर दे, तो वो अधिनियम बन जाता है। और अधिनियम को ही प्रचलित भाषा में कानून कहते हैं, विधि कहते हैं, लॉ कहते हैं, एक्ट कहते हैं। ठीक है, संसद में दो प्रकार के विधेयक होते हैं, लाए जाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। एक सरकारी विधेयक, भाई देखिए सरकार तो वही बनाता है ना संसदीय प्रक्रिया में, संसदीय व्यवस्था में जो बहुमत में होता है, और पास भी वही करवा पाएगा जो बहुमत में होगा। तो जो जितने भी कानून बनते हैं सरकार ही तो बनाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट मेंबर बिल नहीं आ सकता है। इस बात को समझिएगा, प्राइवेट मेंबर बिल क्या है। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए ओवैसी साहब को लेते हैं। ओवैसी साहब की विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन इस बात से कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि इनकी कानूनी समझ ठीक ठाक है, अच्छी है, बेहतरीन है। ठीक है, और अगर अब ये अपने दल से एक मात्र अकेले सांसद हैं, तो क्या ये कोई बिल ला सकते हैं? हाँ, जवाब है हाँ, ला सकते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं। अब वो बात की बात है कि वो पारित कैसे होगा, क्योंकि बहुमत में तो है नहीं, वो पारित कैसे होगा? तो एक बात और समझ लीजिए, अच्छी चीज़ दुनिया ही उसे स्वीकार करती है, कोई नाम बदल के स्वीकार कर लेता है तो क्या हुआ? अच्छी चीज़ को स्वीकार करना ही पड़ता है। तो सरकार भी आज नहीं तो कल स्वीकार करेगी, तब ओवैसी का नाम हो जाएगा। ओवैसी कह देगा भाई देखो इस स्थान में हमने दिया था, या ओवैसी पार्टी के कोई और होगा, वो कहेगा भाई हमारे जो नेता थे उन्होंने दिया था। ठीक है, तो प्राइवेट में इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट आदमी, कोई दूसरा आदमी विधेयक नहीं ला सकता, विधेयक ला सकता है, कोई समस्या नहीं है। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, सत्य असत्य कथन का परीक्षण कीजिए, क्या विपक्ष में से कोई सदस्य विधेयक प्रस्तुत कर सकता है? आप कहेंगे हाँ प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, सदन में गैर सरकारी जो विधेयक है उनको पारित करने के लिए, उनको पेश करने के लिए, पारित नहीं, पेश करने के लिए 1 महीना पहले ही नोटिस देना होता है। बस ये अंतर होता है, सरकार का जब मर्जी आए तब प्रस्तुत करेगी, प्राइवेट मेंबर 1 महीने पहले नोटिस देना होता है। और लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार को प्राइवेट मेंबर बिल के लिए समय देने का प्रावधान है। प्रावधान नहीं, परंपरा है, सॉरी, प्रावधान नहीं बोलना चाहिए था, परंपरा। परंपरा और प्रावधान में क्या अंतर है अभी समझ लीजिए, मैंने क्यों गलती मानी अपनी। परंपरा और प्रावधान, प्रावधान मतलब नियम हो गया, नियम लिखित में होते हैं, परंपराएं लिखित में नहीं होती हैं। ऐसा समझिए, आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये कहीं पे लिखित में नहीं है, किसी नियम वाली किताब में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आप बड़ों के पैर छूते हैं, कहीं पे नियम में नहीं लिखा है कि पैर छूइए। ठीक है, तो लेकिन पैर छूते हैं, तो वो परंपरा ही का, रीति रिवाज का तो पालन कर रहे हैं, स्वस्थ परंपरा का ही तो पालन कर रहे हैं। तो परंपराएं लिखी हुई नहीं होती हैं,
प्रावधान लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो परंपरा इसको बोलेंगे, प्रावधान नहीं। अब यहाँ पर विधेयक की बात हो रही है, तो साधारण विधेयक। साधारण विधेयक कानून बनने से पहले कई चरणों से गुजरता है। उसके 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। वाचन आपको मैं संविधान सभा जब पढ़ा रहा था तब भी मैंने क्लियर किया था आपको वाचन को, कि कोई भी विधेयक आता है तो उसके 3 वाचन होते हैं। पहले वाचन में उसको सामान्यतः सदन से अनुमति प्राप्त की जाती है कि भाई हम ऐसा कोई विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं, इस उद्देश्य से प्रस्तुत करना चाहते हैं। फिर दूसरे वाचन में क्या होता है कि सभी लोग उस पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, बहस करते हैं, कोई संशोधन प्रस्तुत करता है, कोई अपनी शंका कोई होती है वो पूछता है, तो वो सब अपने प्रकार से उत्तर लेना चाहते हैं। और या दूसरी अवस्था होती है कि एक स्टैंडिंग कमेटी या कमेटी को भेज दिया जाए। ये भी चर्चा आप काफ़ी सुनते होंगे। तो वहाँ पर वो एक मिनी, मतलब सदन की जो हो हल्ला है उससे दूर एक मिनी पार्लियामेंट होती है, समिति जो होती है, ठीक है। उसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के सदस्य होते हैं। अच्छा, तृतीय वाचन में क्या है, विधेयक को स्वीकार करने के संबंध में, पारित कराने के संबंध में चर्चा होती है। संशोधन नहीं होता, सिर्फ पारित कराने। ध्वनि मत से पारित होता है तो ठीक है, ध्वनि मत से पारित नहीं होता है तो फिर वोटिंग होगी, ठीक। तो 3 वाचन होते हैं। जब एक सदन विधेयक को पारित कर दे तो पीठासीन अधिकारी सहमति के प्राप्त करने के लिए दूसरे सदन को प्रेषित करता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी विधेयक जब दोनों सदन से पारित होगा तभी कानून बनेगा, ठीक है। तो दूसरे सदन को भेजा जाएगा। अब दूसरे सदन को भेजा जाएगा तो उसके पास क्या क्या विकल्प है। पहला विकल्प कि भाई वो दूसरा सदन जो है बिना किसी संशोधन के उसको पारित कर दे, मतलब आपको शॉर्ट में बताएं तो हाँ में हाँ मिला दे, ठीक है, और कुछ संशोधनों के साथ वापस कर दे। मतलब सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप इस बिंदु को देख लीजिए, इसकी जगह ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। अस्वीकार कर दे कि चलो पारित ही ना हो पाए, मतलब यहाँ पर सरकार बहुमत में ही नहीं हो, राज्यसभा में मान लीजिए बहुमत में नहीं है तो अस्वीकार हो गया। या विधेयक पर अनिर्णय की स्थिति हो, उस पर कोई निर्णय ही ना किया गया हो, पड़ा रहने दिया गया हो। ये 4 स्थितियां होती हैं दूसरे सदन के सामने, ठीक है। अगर वो पहले सदन से जो विधेयक आया है उसी रूप में पारित कर दे तो विधेयक दोनों सदन से पारित माना जाएगा। यदि संशोधन पहला सदन जो दूसरे सदन ने संशोधन दिया है, यहाँ पर देखिए कि भाई सब कुछ तो ठीक है लेकिन ये संशोधन होना चाहिए, अब संशोधन भेजा गया है तो पहला सदन उसे खारिज कर दे, ठीक है। या दूसरा सदन ही अस्वीकार कर दे, तीसरी वाली स्थिति में अस्वीकार लिखा था, देखिए यहाँ पर अस्वीकार कर दे ये वाला सदन कि हम नहीं मान रहे हैं आपका कुछ, तो गतिरोध पैदा हो जाएगा, बिल्कुल भाई हो जाएगा। अब क्या होगा, एक गतिरोध की और स्थिति है कि भाई 6 महीना हो गया कोई निर्णय नहीं किया। अब निर्णय देखिए, आपने जो यहाँ पढ़ा था विधेयक को पढ़ा रहने दिया, कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये अनिर्णय की स्थिति अगर 6 महीना हो गया है तो भी गतिरोध हो जाएगा। तो दोनों, ध्यान सुनिएगा, अंतिम लाइन कंक्लूड कर रहा हूं, अगर दोनों सदन किसी संशोधन पर अंतिम रूप से असहमत हों, संशोधन में अंतिम रूप से असहमत हों, या दूसरे सदन ने 6 महीने हो गए कोई निर्णय नहीं लिया है, तो ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त सदन बुलाता है, संयुक्त सदन की बैठक बुलाता है। आर्टिकल 108 अभी हम लोग पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, ठीक है। 108। अब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाणित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। पीठासीन अधिकारी का क्या मतलब है ये सुन लीजिए। अगर लोकसभा है तो अध्यक्ष की लिखा होगा, राज्यसभा है तो सभापति लिखा होगा, ठीक है। राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति उसको स्वीकृति प्रदान कर दे तो वह अधिनियम बन जाता है, ठीक। आगे अब संयुक्त बैठक, अगर संयुक्त बैठक में जाता है मामला तो क्या होता है उसको देखिए। अब यहाँ पर आइए, आर्टिकल 108 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आर्टिकल भी याद रखिएगा। 3 परिस्थितियों में बुलाई जाती है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, या संशोधन में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हों, या दूसरे सदन ने 6 महीना हो गया कोई निर्णय न लिया हो, तब संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन को पढ़ने में आपको ज़्यादा लग रही होगी लेकिन एक बार समझ लेंगे तो याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
लोकसभा के विघटन के कारण कोई विधेयक व्यपगत अर्थात समाप्त हो जाता है तो उसे पारित करने को उद्देश्य से संयुक्त बैठक आयोजित नहीं की जा सकती। किंतु यदि राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की बैठक की सूचना पहले दे दी है तो लोकसभा विघटन के बाद भी व्यपगत नहीं होगा, उसके संबंध में संयुक्त बैठक में हो सकेगी। एक नियम यह भी है कि राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की घोषणा कर दी है तो कोई भी सदन उस पर अब विचार नहीं करेगा। उस विधेयक पर क्या लिखा है देखिए, कोई भी विधेयक अगर एक्स है, अगर ये लोकसभा में लंबित है, पड़ा हुआ है, अभी निर्णय नहीं हो पाया है, तो लोकसभा के विघटन के साथ ये एक्स समाप्त हो जाता है, व्यपगत हो जाता है, जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है। अब नई लोग मान लीजिए कि ये मोदी गवर्नमेंट में पहले कार्यकाल में कोई विधेयक एक्स है और उसके बाद भी लोकसभा में दूसरी बार ये आ गए, तो इस एक्स को फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि विघटन के साथ ही यहाँ पर लंबित विधेयक है वो खत्म हो जाते हैं। यही लिखा है यहाँ पर पहली लाइन में। ठीक है। आगे आगे क्या कह रहा है कि यदि विघटन से पहले राष्ट्रपति ने संयुक्त सदन बुलाने का सूचना दे दी है दोनों सदन को, विघटन अभी नहीं हुआ है, ये लंबित है, विघटन नहीं हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति ने सूचना दे दी है 108 से कि भाई संयुक्त बैठक होगी, तो फिर व्यपगत ये नहीं होगा, शून्य ये नहीं होगा विघटन के बाद भी। और क्या होगा, और एक बार जब 108 में कह देगा राष्ट्रपति कि 108 में संयुक्त बैठक होगी इस विधेयक के लिए, तो उसके बाद कोई भी सदन उस विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करेगा। अब जो निर्णय होगा संयुक्त बैठक में ही होगा। अब संयुक्त बैठक में क्या होता है, लोकसभा की संख्या ज़्यादा है, राज्यसभा की संख्या कम है, तो आमतौर पर लोकसभा की जो इच्छा है वो प्रभावी हो जाती है। लेकिन हाँ, वाद विवाद जो है, जो वो देखने को मिलता है, वो आम नागरिक के लिए सजगता के लिए जरूरी है। वो देख सकते हैं दोनों पक्ष के तर्क, अपने निर्णय कर सकते हैं। ठीक है। आगे, संयुक्त बैठक की कार्रवाई का संचालन कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष, वो भी अनुपस्थित हो राज्यसभा का उपसभापति। ध्यान दीजिएगा, उपसभापति, सभापति की बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। अगर वो भी अनुपस्थित हो तो फिर सदन में जितने लोग उपस्थित हैं वो आपस में तय कर लेंगे कि अध्यक्षता कौन करेगा। ठीक है। अगर लोकसभा राज्यसभा संयुक्त बैठक चल रही है तो किसका नियम प्रभावी होगा, लोकसभा का या राज्यसभा का? ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का नियम प्रभावी होगा। ठीक। ये सभी पॉइंट जो हैं आपसे प्रारंभिक परीक्षा में सत्य असत्य कथन के परीक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो सिंगल अकेले भी पूछा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। आगे, संयुक्त बैठक उन बिंदुओं पर विचार किया जाता है जिसमें दोनों ही सदन अंतिम रूप से असहमत हों और संशोधन। ऐसा नहीं होगा कि संयुक्त बैठक हो गई लोकसभा राज्यसभा की तो विधेयक को फिर से पूरा पढ़ा जाएगा, नहीं। असहमति के बिंदु पर चर्चा होगी। दो तरह के संशोधन होंगे। कौन से संशोधन, जो असहमति का बिंदु है वो संशोधित हो सकेगा, और विधेयक बहुत दिनों से अगर लंबित है, मान लीजिए कुछ चीज़ें बहुत दिनों तक पड़ी रहती हैं तो उसका संदर्भ खत्म हो जाता है। ठीक है। तो उसके कारण जो आवश्यक संशोधन है वो किए जा सकते हैं। ये जानकारी के लिए पढ़ लीजिए, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है तो। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पूरा विधेयक नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ असहमति के बिंदु पर चर्चा होगी। ठीक है। अब 108 से विधेयक पारित होकर के जाए राष्ट्रपति के पास, या सामान्य तौर पर लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाए, तो राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है, जरा उसको देखिएगा। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास ऐसे विधेयक के संबंध में 3 विकल्प हैं। ऐसे मतलब किसी भी तरीके से दोनों सदन से पारित होकर के विधेयक आए हों या संयुक्त बैठक से पारित होकर के आए हों। क्या करेगा, विधेयक को स्वीकार कर सकता है और हस्ताक्षर करने पर अधिनियम बन जाता है। स्वीकार करने का मतलब ही हस्ताक्षर करना है। अनुमति, कहीं स्वीकार करना लिखा होगा, कहीं अनुमति प्रदान करना लिखा होगा, लेकिन उसका मतलब यही है कि हाँ, वो हस्ताक्षर दे करके ही स्वीकार किया जाता है, अनुमति प्रदान की जाती है। उसमें बहुत आपको बाल की खाल निकालने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। ठीक है। वह विधेयक को अपने पास रोक सकता है। रोकने का अर्थ पॉकेट वीटो का प्रयोग करना है। अपने पास रोक सकता है का मतलब ना वो हस्ताक्षर करे और ना वो पुनर्विचार के लिए वापस करे, तो विधेयक को अपने पास रोक सकता है।
क्योंकि संविधान में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति अपना निर्णय कितने समय में लेगा। इस लिहाज से पॉकेट वीटो का प्रयोग कहलाता है। अब यहाँ पर ज़रा सा ध्यान दीजिएगा और मान लीजिए कि नोट के तरीके से बोल रहा हूँ। मैंने आपको जब राष्ट्रपति की वीटो पावर पढ़ाई थी तो मैंने आपसे कहा था राष्ट्रपति की वीटो पावर किसी भी आर्टिकल में लिखी हुई नहीं है, ये जो कहा था। फिर कह रहा हूँ वही बात, किसी भी आर्टिकल में लिखी हुई नहीं है। ये आपको जो लिखा है आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। आप ये नहीं समझेंगे कि ये 111 नंबर में है, नहीं 111 में नहीं है। आप ओरिजिनल आर्टिकल देखेंगे तो नहीं है, ये सिर्फ आपको पढ़ाने और समझाने के लिए मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ आपसे कोई पूछे राष्ट्रपति की वीटो पावर किस आर्टिकल में है, आप कहेंगे किसी आर्टिकल में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए। फिर से मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ। आप सोचें कि यहाँ पर लिखा है तो 111 का में है, नहीं 111 में नहीं है। अब से ध्यान से देखना है। फिर से आप स्वीकृति को रोक लेगा तो अपने आप वो वीटो पावर कहलाएगा। आगे उसमें संशोधन में कुछ सुझाव का है, संशोधन के कुछ सुझाव, जैसे कि आप देखिए मंत्रिमंडल परिषद से कहे कि देखिए सब कुछ तो ठीक है लेकिन हम चाहते हैं कि आप इन बिंदुओं पर विचार कर लीजिए। तो संशोधन के लिए सुझाव दे और पुनर्विचार के लिए लौटा दे, इसी को तो आप निलंबनकारी वीटो कहते हैं। निलंबनकारी वीटो याद कीजिए, इसको आप निलंबनकारी वीटो कहते हैं कि थोड़े समय के लिए पुनर्विचार के लिए भेज दिया, लेकिन पुनर्विचार के बाद कोई भी राय दी जाए, वो भले उसमें संशोधन को स्वीकार किया गया हो या नहीं किया गया हो, कोई भी राय दी जाएगी राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य है। उसके लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 से पुनर्विचार के बाद जो भी राय दी जाएगी उनको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। पुनर्विचार के बाद मानना ही पड़ेगा। तो यहां पर समझ लीजिए वीटो पावर यहां से बन जाती है 1, वीटो नंबर यहां से पड़ जाती है 2। अब तीसरा जो वीटो आपने पढ़ा था एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो एक्चुअली में आप देखेंगे वर्तमान परिस्थितियों में की बात करूं मैं, पुरानी बात मत करिए, जो पहले हुआ वो हुआ। वर्तमान परिस्थितियों में ये हो नहीं सकता। आपको बताऊं यू आर राव का जो केस था उसमें यही कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद है उसके सुझाव से ही राष्ट्रपति को चलना है, न कम न ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ कोई जो एब्सोल्यूट वीटो है जिसको मना करना, उसकी कंडीशन क्या है। उसकी कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि एक सरकार थी जो कि गठबंधन पे थी, उसने एक कोई विषय लाया चर्चा में और चर्चा में दोनों सदन से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है अभी ये, तब तक सरकार गिर गई, दूसरी सरकार आ गई, वो उसको मना कर दे कि इसको मत साइन करो, वो तब होता है, ठीक है। खैर, तो अगर आपसे कोई पूछे वीटो किस आर्टिकल में है, आप कहेंगे वीटो किसी आर्टिकल में नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। धन विधेयक। धन विधेयक किस आर्टिकल में है? 110। खूब पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, ठीक है। मन लगा के पूछा जाता है इसको एग्जाम में। तो धन विधेयक थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि इसमें कुछ और भी पॉइंट हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। संविधान के 110 में बताया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक तब माना जाएगा जब उसमें से किसी एक या एक से अधिक सभी विषय जुड़े प्रावधान होंगे। देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो देखिए ऐसे किसी कर को लगाया जाना हो या समाप्त किया जाना हो, ठीक है। समाप्त करने के लिए नहीं होगा धन विधेयक, सॉरी मैं फ्लो में बोल गया। किसी कर को नया कर अगर लगाना है, नया कर को इम्पोज करना है, उसके लिए धन विधेयक लाया जाएगा, हटाने के लिए नहीं लाना है, ठीक है। जैसे कि सजा है, बढ़ाने के लिए मुश्किल है लेकिन घटा रहे हैं तो घटा सकते हैं, वही वाला हाल है। टैक्स अगर बढ़ा रहे हैं तो धन विधेयक लाएंगे, टैक्स अगर घटा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार द्वारा उधार कोई लिया जा रहा है, उसका विनियमन किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, तो वो धन विधेयक लाया जाएगा। भारत की संचित निधि से या आकस्मिक निधि से, कंसोलिडेटेड फंड हो या कंटिजेंसी फंड हो, वहाँ से धन जमा करने या उसमें धन निकालना क्या हो, तो वो उसके लिए आपको धन विधेयक लाना पड़ेगा। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आपको लाना पड़ेगा। विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट, निवेश। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर घोषित कर रहे हैं, भारत की संचित निधि पर भारित कर रहे हैं, तो उसके लिए धन विधेयक लाना पड़ेगा। बाकी भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा में कोई धन प्राप्त करना है, संघ अथवा राज्य सरकारों के लेखों की जांच से जुड़े विषय कोई हैं, वो धन विधेयक हैं।
अब आपको मोटा माटी इसको याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना है, याद करने की जरूरत नहीं है, करना क्या है आगे वो देखिए अब। ठीक है, तो इसमें क्या शामिल नहीं होगा वो भी दिया गया है कि भाई किसी जुर्माने को आर्थिक दंड के साथ किया गया तो वो धन विधेयक नहीं माना जाएगा। किसी सेवाओं लाइसेंस की फीस को संबंध में कोई विधेयक है उसको भी धन विधेयक नहीं माना जाएगा। किसी प्राधिकारी और निकाय और प्रयोजन के लिए कर हटाना है लगाना है वो भी धन विधेयक नहीं माना जाएगा। इसको भी आप एक रीडिंग लगा लीजिएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आती है यहाँ पर मेन बात क्या है। प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ध्यान दीजिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये कौन अंतिम रूप से बताता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। आगे अनुच्छेद 117, विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सिर्फ का मतलब यहां प्रथमतः है, मतलब अगर कोई धन विधेयक आ रहा है तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है, राष्ट्रपति की पहले सिफारिश होनी चाहिए, पूर्व सिफारिश। पहले सिफारिश राष्ट्रपति की होगी और लोकसभा में ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बाद में राज्यसभा में जाएगा तो जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, फिर से रिपीट करता हूं, कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही प्रथमतः लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में बाद में जाएगा। ठीक है, यदि किसी कर को कम करना या हटाने के लिए किसी संशोधन किया जाना है तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरत नहीं है। सभी धन विधेयक सरकारी विधेयक ही होते हैं, मतलब मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक गवर्नमेंट बिल बताया था, एक प्राइवेट मेंबर बिल बताया था, तो यहाँ कह रहा है कि धन विधेयक जो होते हैं वो सरकारी विधेयक ही होते हैं, गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज, ऐसे मामलों में सिफारिश की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, लोकसभा से पारित होने के बाद जब राज्यसभा में जाता है मामला, राज्यसभा में जाता है तो 14 दिन के भीतर उसको पारित करना होता है। 14 दिन के भीतर अगर आप पारित नहीं करते हैं तो अपने आप 14 दिन बीतते ही अपने आप माना जाएगा कि राज्यसभा ने पारित कर दिया। ठीक है, तो राज्यसभा को ज़्यादा पावर नहीं है, यही वो कारण है कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आर्टिकल में नहीं लिखा है एग्जैक्ट, तो लेकिन मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, रिपीट करता हूँ, धन विधेयक राज्यसभा में जब जाता है तो 14 दिन के अंदर पारित करना होता है। 14 दिन के अंदर पारित कर दिया तो ठीक है, नहीं पारित किया तो अपने आप 14 दिन के बाद माना जाएगा कि आपने पारित कर दिया। कोई संशोधन है तो संशोधन के अगर दिया है राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर, मान लीजिए काम कर रही है और उसने कोई संशोधन दिया है तो लोकसभा की मर्जी है संशोधन को माने या ना माने और पारित कर दे। पारित कर देगा तो माना जाएगा लोकसभा ने और राज्यसभा दोनों ने पारित कर दिया है। ठीक है, 111 के अंतर्गत धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है। क्यों होगा, जब अभी आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही आता है तो नहीं होगा ना, क्यों होगा, पुनर्विचार के लिए लौटा सके जरूरत ही नहीं, उसकी सिफारिश से तो आया है। उसके पास दो ही विकल्प होते हैं, वह स्वीकृति दे दे या विधेयक को रोक ले। रोकता भी नहीं है क्योंकि उसकी सिफारिश से आया है भाई, कैसे रोकेगा। ठीक है, साधारणतः वह विधेयक स्वीकृति देता है, वो साधारणतः शब्द में यही छुपा हुआ है कि भाई आपकी सिफारिश से ही आया है, आप क्यों उसे पुनर्विचार के लिए भेजोगे, क्यों उस पर अनुमति रोकोगे, जरूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, तो यही है आपका अनुच्छेद 111, मतलब कानून कैसे बनता है, धन विधेयक की स्थिति क्या है, धन विधेयक किस आर्टिकल में है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये पढ़ने की, धन विधेयक किसे कहते हैं ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, एक रीडिंग लगा लीजिए वो जरूरी है बस। ठीक है, हाँ, धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का है, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से पहले लोकसभा में ही जाएगा, ये जरूर ध्यान दीजिए, लोकसभा में ही जाएगा, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में जाएगा तो 14 दिन के लिए जाएगा, 14 दिन में आप निर्णय ले लें तो ले लें, नहीं लेते हैं तो आपसे पारित माना जाएगा। अगर कोई संशोधन भेजा है राज्यसभा ने लोकसभा को तो लोकसभा की मर्जी उसको माने या ना माने और पारित कर देगी तो माना जाएगा कि दोनों सदन ने पारित कर दिया। ठीक है, तो राज्यसभा को बहुत पावर नहीं है, राज्यसभा को पावर धन विधेयक पे होगा कैसे, राज्यसभा तो भाई राज्यों का प्रतिनिधि सदन है और ये लोकसभा तो प्रतिनिधि सदन है, तो राज्यों के प्रतिनिधि को क्या हक है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोकसभा के सदस्य हैं, उनके धन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप करे, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो आपको ये वीडियो कैसा लगा
ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। हाँ, 2 दिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू रहा है हमारे साथ, होता है आंधी पानी में, थोड़ा सा इंटरनेट वायर इधर उधर हो जाती है, तो परेशान नहीं होंगे, वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे अगर इस तरह की कोई परेशानी नहीं आती है तो। ठीक है। आप लोगों के भाई मैंने इसलिए बोल दिया, आप लोगों के मन में होगा, मन में रखे रहेंगे क्या फ़ायदा, मैं ही बोल देता हूँ। ठीक। तो कोई भी अन्यथा विचार मन में मत लाइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।